नमस्कार स्टूडेंट, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ यहाँ पे हैं आरती मैम। आरती मैम को आपने यहाँ पर हमारे चैनल पे हिंदी पढ़ाते हुए देखा होगा। तो आज की ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन लर्नर्स के लिए है जिनको हिंदी में अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों है? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मैम यहाँ पे हमारे साथ अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर करते हैं कि उन्होंने क्लास 8th के बाद या क्लास 10th के बाद हिंदी पढ़ी नहीं है। अब उनको यहाँ पे 20 मार्क्स की हिंदी पढ़नी है, वो भी बहुत बड़े बड़े टर्म पढ़ने, व्याकरण पढ़ना है या अलंकार की हम बात करें, बहुत सारे यहाँ पे टर्म, समास है। तो वो शुरुआत कहाँ से करें बेसिकली? थैंक यू सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। तो जैसा कि सर ने अभी बताया, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हमेशा मुझसे सबसे पहला सवाल तो सर यही पूछते हैं कि मैम हम हिंदी पढ़ते क्यों हैं। तो बच्चों को यही नहीं पता है कि हम हिंदी पढ़ क्यों रहे हैं, किस लिए पढ़ना चाहिए। तो उनको हमें ये बताना है कि जो हमारी हिंदी संस्कृति है उसको हम आगे कैसे लेके जाएंगे। अगर हम हिंदी पढ़ना ही छोड़ देंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो कैसे जानेगी हमारी संस्कृति क्या थी, हमारे ग्रंथ क्या थे, संस्कृत भाषा कैसे आई, क्यों आई। जो इतने बड़े महर्षि थे वो अपनी इतनी बड़ी जो भी वहाँ पे उसमें व्याख्या होती थी, पढ़ाई लिखाई होती थी, वो तो सारी उच्चारण के माध्यम से होती थी, वहाँ पर लिखावट का काम नहीं था। तो हमारी जो संस्कृति आ रही है वो हमारी हिंदी भाषा से जुड़ी हुई है। तो सर ये जानना उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है सर कि अगर आप पढ़ रहे हो, बच्चे अगर जैसे बोल रहे हैं कि मैम हमें 8th क्लास से पढ़ी नहीं है, तो हम उन्हें आगे क्या समझाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जब भी हिंदी पढ़ते हैं तो आप शुरुआत से स्टार्ट कीजिए ना। आप स्वर और वर्ण पढ़िए। और आप पढ़ रहे हो, कौका पढ़ रहे हो, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है ना सर, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप जब तक अपना बिल्कुल नीचे आपकी ग्रोथ सबसे सही, पहले स्रोत जो स्रोत होता है हमारा, अगर हम उसको मजबूत नहीं करेंगे तो हमारा पेड़ जो पौधा है वो कैसे ऊपर को और ज़्यादा मजबूत होगा। तो आप सबसे पहले अपना जो है स्वर और व्यंजन को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपको पढ़ने हैं शब्द। तो शब्द कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हो रही है। अब शब्दों की शुरुआत में जैसे तत्सम है, तद्भव है। सर आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, समास, इन्हीं से तो आते हैं। ये हिंदी कोई टफ नहीं है। ये टफ सर उन बच्चों को लगती है जिन्होंने हिंदी 10th के बाद या 8th के बाद पढ़ी ही नहीं है। अब सर पढ़ी क्यों नहीं है वो उनका रीज़न है, ठीक है ना सर। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ हर उस स्टूडेंट से कि आप लोग हिंदी को स्टार्टिंग से पढ़िए, अपना वर्ण कंप्लीट कीजिए, अपने स्वर कंप्लीट कीजिए। उसके बाद स्वरों के बाद आपको पता है कि शब्द बनता है, शब्दों से वाक्य बनते हैं। वाक्यों के अंदर जब आपने अपनी ये चीज़ें सारी समझ ली है सर, मैं कह सकती हूँ उसके बाद आपको कभी भी हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप संधि पढ़िए, संधि को तोड़ो, उसको अच्छे से समझाओ। जैसा कि मैं हर वीडियो में हर MCQs लेकर आती हूँ, तो मैं हर एक चीज़ बारीकी से आपको समझाती हूँ कि आप कैसे किसी शब्द को तोड़ोगे तो अपना भी उसका अर्थ निकल जाता है। तो इसीलिए जैसे वर्तनी विश्लेषण करते हो आप, तो वर्तनी जब आप विश्लेषण करते हो तो आपने एक शब्द को तोड़ा, तो आप जब उस शब्द को तोड़ते हो तो बाद में आपको खुद ही लगता है कि अरे इसका तो ये अर्थ था। स्वर व्यंजन तो सभी इसी के अंदर है। तो यही होता है कि आप अपनी स्टार्टिंग पहले करो। सबसे पहले स्वर, व्यंजन, वर्ण, संधि, समास, शब्द, वाक्य, इन्हें पढ़ लीजिए सर। इसके बाद सब कुछ आपके लिए भी ईजी हो जाएगा सर। थैंक यू मैम। अब मैं स्टूडेंट यहाँ पे मैम की बात में एक बात और जोड़ना चाहूँगा। देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए हमको सबसे पहले सिलेबस देखना जरूरी होता है। और अगर आप सिलेबस देखेंगे ना, सिलेबस में भी आपके टॉपिक इसी हिसाब से लिखे हैं। सबसे पहला है हिंदी भाषा का विकास, कि हिंदी कैसे आपकी आई। जैसा मैम ने आपको बताया कि संस्कृत से, फिर आपका प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर आपकी हिंदी आई। उसके बाद फिर आपका जो वहाँ पे व्याकरण वाला दिया है, जो मैम ने आपको बताया, स्वर, व्यंजन, वर्ण, शब्द, शब्द रचना किस तरीके से आपका होता है। फिर थोड़ा सा और उसके ऊपर आए, फिर संधि, समास, तद्भव, तत्सम, ये सारे के सारे आए। तो इस तरीके से जैसे मैम ने आपको बताया, अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको हिंदी में कभी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैम दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि हिंदी में जो है किस तरीके के जो क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर हम 20 मार्क्स की बात करें तो 20 मार्क्स में अगर हम व्याकरण में ही बात करें तो उसमें किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं? थैंक यू सर। सर हिंदी में अगर मैं बात करूँ व्याकरण को लेकर, तो व्याकरण में सबसे ज़्यादा हमारा जो आएगा, सबसे ज़्यादा वर्णों से सबसे ज़्यादा स्वर कितने हैं आपके, संधि विच्छेद कैसे करना है आपको, स्वर में भी स्वर होते हैं, आपको पता है व्यंजन के अंदर भी स्वर होते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें होती है, बच्चा इसे पढ़ता नहीं है, वो क्या पढ़ेगा, सीधे समास पढ़ लेगा, उसमें ट्रिक लगा लेंगे। बच्चों को होता है कि ट्रिक से जल्दी पढ़ ले सर, तो ये होता है। लेकिन वो कैसे पूछते हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से पूछते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बच्चा ज़्यादा फोकस वहाँ पर नहीं करता है। तो वर्णों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपकी मैंने जो भाषा बोली, जिसके अंदर आपके जो शब्द होते हैं, शब्द जैसे आपकी रचना के आधार पे जो आपके शब्द हो रहे हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तो सर ये शब्द आ जाएंगे। उसके बाद आपका जो समास है, समास से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय तो सर मैं कहती हूँ कि वो आने ही आने हैं। वो आप किसी का भी एग्जाम दे दो, कोई भी दे दो, आपके उपसर्ग और प्रत्यय सबसे ज़्यादा फोकस आप उसमें किया करो। उसके बाद वर्तनी विश्लेषण से आएंगे,
संधि सर आती है, समास आते हैं, उसके बाद आपका सर फिर जो आपका रह जाता है हमारा, जो हमारी दूसरी हिंदी होती है हमारी लैंग्वेज वाली, उससे थोड़े बहुत आते हैं, पर सबसे ज़्यादा फोकस हमारा इन्हीं में ही रहता है, जो हमारे ग्राउंड लेवल के होते हैं, ये जो हम जिसमें हम फोकस नहीं करते हैं, बच्चे ज़्यादा उसे नहीं पढ़ते हैं सर, यही आता है इसमें। थैंक यू मैम। अब मैम जैसे आपने यहाँ पे बात करा, जो हिंदी के हम दूसरे वाले पार्ट की बात करें, जहाँ पे हमारा पत्रकारिता और हिंदी साहित्य वाला आता है, तो हिंदी साहित्य में हमारे यहाँ पे जो गद्य भी दिया हुआ है, पद्य भी दिया है, यानी वहाँ पे आपके कवियों के नाम भी हैं और लेखकों के नाम भी हैं। तो उनकी जीवनी के बारे में पढ़ें या उनके केवल हम उनकी किताबों के बारे में पढ़ें कि उनकी कौन सी किताब है या उनको कौन से पुरस्कार मिले हैं, क्योंकि जीवनी तो बहुत बड़ी है उनकी ना, वो किस तरीके से पढ़ेंगे हम? हाँ सर, ये सही क्वेश्चन पूछा आपने। ज़्यादातर हमने क्वेश्चन देखे हैं, जब प्रीवियस ईयर के आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन देखो तो सबसे ज़्यादा वो क्या पूछते हैं, जो कवियों ने किताबें लिखी हुई है उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और कहीं कहीं पर उनके जन्म स्थान पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनने जो जो रचनाएँ लिखी हैं, रचनाओं से ज़्यादा आते हैं, तो इनमें ज़्यादा फोकस करिए। आप अगर पूरी जीवनी पढ़ोगे तो सर उसमें आपको टाइम भी लगेगा। आप बस फोकस ये करो उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी हैं, वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे कालिदास हैं, सूरदास हैं, ये रहीम है, मीरा है, तो ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे, इन्होंने ऐसा कौन सा दोहे लिखे हैं, कौन से छंद लिखे हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है सर उसके लिए। थैंक यू मैम। चलिए मैम, आपने यहाँ पे स्टूडेंट को बताया, और मैं मैम की बात को यहीं पे देखिए, जो मैम ने कहा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। मैम एक क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जाता है कि जो सुमित्रा नंदन पंत हैं उनको किस चीज़ के लिए आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो आपने कहा किस चीज़ के लिए फेमस हैं। तो स्टूडेंट आपको इसी तरीके से, जैसा मैम ने आपको बताया उसी तरीके से आप यहाँ पे पढ़ेंगे, तो आपका जो हिंदी है वहाँ पर आप 20 में से मेरा मानना है कि आप 15 से 18 नंबर के बीच में आप बड़ी आसानी से जो हैं वहाँ पर इतने नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैम हमारे स्टूडेंट को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप हिंदी भी पढ़ेंगे, उत्तराखंड भी पढ़ेंगे, और एक दिन हमें खुशखबरी देंगे कि सर मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। तो इसी आशा में कि आप अपने सपने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।